राजकमल प्रकाशन समूह के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है, आप सभी का। और राजकमल प्रकाशन समूह से जनवरी 2020 में मेरी जो एक पुस्तक आई है, दो बहनें, जो आपको नजर आ रही होगी, इसी संग्रह में से इस संग्रह में कुल 9 कहानियां हैं। मैं इसी संग्रह से एक कहानी आपके सामने पढ़ रहा हूं, कैसे उड़े चिड़िया। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो दोस्तों। हेलो। हाँ, तो भाई बिल्कुल बिल्कुल। अरे तो ये, हाँ आवाज आ रही, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि आप सभी का राजकमल प्रकाशन समूह के फेसबुक पेज पर स्वागत है। और ये संग्रह दो बहनें 2020 जनवरी में आया था, और मैं इसी संग्रह से एक कहानी आपके सामने पढ़ रहा हूं, कैसे उड़े चिड़िया। कैसे उड़े चिड़िया एक कहानी है, और इस कहानी के माध्यम से स्त्री और पुरुष के जो जटिल संबंध होते हैं उनकी पड़ताल की गई है। इसके बाद में कुछ और बातें आपसे की जाएंगी कहानी के बाद में। तो मैं आप कहानी पढ़ें, कहानी सुने और कहानी का आनंद लें। कहानी का शीर्षक है कैसे उड़े चिड़िया। रवि की फसल पक चुकी थी, गेहूं की बालियां सुनहरी नजर आने लगी थी, सरसों कट चुकी थी। जिधर देखो उधर चिड़ियाएं ची ची करती नजर आती। फसल तथा पेड़ों पर चिड़ियों ने अपना कब्जा कर रखा था। सर्दी अपने पीहर जा चुकी थी और गर्मी की जवानी धरती के कोने कोने पर अपने गुनगुने रूप की आभा बिखेरती ससुराल की ओर बकटूर दौड़ने लगी थी। ये मार्च का महीना था, चिड़ियों के हूंकने का मौसम था। चिड़े दिन भर उनकी आजीजी में लगे रहते। अंडा देने से पहले बहुत कुछ संपन्न करना था उन्हें। सृजन के लिए एकांत तलाशना और फिर तिनका तिनका चुनकर घोंसला बनाना। सबके अपने अपने एकांत थे, मगर उन्होंने जिस आदमी का घर चुना वह किताबों से भरा हुआ था। उस घर का एक दरवाजा पूरब दिशा की ओर ऐन रास्ते में खुलता था और दूसरा उसके ठीक विपरीत पश्चिम दिशा में अंदर की ओर खुलता था। पूरब दिशा के दरवाजे के सामने भैंसों का बाड़ा था। बाड़े में एक जवान नीम का पेड़ था। गोबर की गंध थी। भैंसों के गाहे बगाहे रेंकने का शोर था। कंडे थापने की थप थप की लयात्मक धुन फैली हुई थी। वह आदमी दिन की गर्मी में बाड़े के बीचों बीच उस जवान नीम की घनी ठंडी छांव में खरेरी खाट पर लेटा लेटा कुछ न कुछ पढ़ता हुआ। औरत उसके इस ठंडेपन से आजिज आ चुकी थी। किताबें उसके लिए सौतन थी और चिड़ियाएं उसके लिए छिनाल। औरत सुबह 4 बजे जगती, भैंसों उसानी करती, गोबर इकट्ठा करती, फिर दूध काटती, कंडे थापती। तब तक उजाला हो चुका होता। फिर चाय बनाती। उसका दिन भर खेतों में निकल जाती। वह चक्री की तरह हर वक्त एक घेरे में अपनी धुरी पर घूमती रहती थी। दिन रात इस दुनिया में उसी की बदौलत थे। उसके कामों का कोई ओर छोर नहीं था। धरती के इस कोने से उस कोने तक उसकी बड़बड़ाहट सुनी जा सकती थी, लेकिन आदमी के निकम्मेपन पर उसके बड़बड़ाने का कोई अनुकूल असर कभी देखा सुना नहीं गया। एक दिन जब वह नीम की छांव में चारपाई पर लेटा लेटा अपने स्मार्टफोन में गहरे बैठा हुआ था, तो उसने एक आवाज सुनी। उसने तेजी से इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं था। वह फिर से अपने स्मार्टफोन में उलझे। उससे पहले ही उसे सुनाई दिया। इस बार आवाज साफ थी। ची 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 ची। उसने लेटे लेटे नजर ऊपर की। घेर घुमेरे नीम की एक डाल पर चिड़ा चिड़ी का एक जोड़ा नजर आया। आदमी ने चिढ़कर पूछा, क्या है?
अपनी औरत को समझाओ ना, चिड़ी ने कहा। क्या किया उसने? आदमी अब चारपाई पर बैठ चुका था। उसने फोन बंद किया। वह तुम्हारी किताबों के बीच हमें घोंसला नहीं बनाने देती। मुझे पता नहीं। आदमी अब भी चिढ़ा हुआ था। तुम्हें कैसा पता होगा? तुम तो हमेशा नींद में रहते हो। कई बार झाड़ू लेकर हमें मारने दौड़ चुकी है। कहती है गंदगी क्या तुम्हारा बाप साफ करेगा? चिड़ी की आंखों में दर्द उभर आया। बाज और कौवे हमारे पीछे पड़े हैं। बिल्ली अलग से घात लगाकर बैठी रहती है। तुम्हारा कमरा सुरक्षित लगा, बस। ये कब होता है? आदमी ने पूछा। सुबह सुबह, चिड़ी ने बताया। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। आखिर तुम हो किसकी तरफ? चिड़ी ने खुन्नस में पूछा। सृजन की तरफ। आदमी के होठों पर अब मुस्कान थी। बहुत खूब, कल सुबह हमारा इंतजार करना। ये कहते हुए चिड़ी का वो जोड़ा ची ची करता हुआ किसी पके खेत की तरफ लंबी उड़ान भर चुका था। अगली सुबह चिड़ी की चहचहाट से उसकी नींद खुली। रास्ते की तरफ का दरवाजा खोल उसने देखा कि उजास फूटने लगा है। वह बाहर की तरफ के दरवाजे से पनडी तक आया। मटकी से एक लोटा भरकर गटागट गटका, मुंह धोया। दबाव को हल्का करने के लिए बाड़े की ओर भागा। बाड़े में बाथरूम था। दबाव से मुक्त होने का सुख लेते हुए सोचने लगा कि शाम को उसे बेसन की सब्जी नहीं खानी चाहिए थी। बहुत गैस बनाती है कमबख्त। अखबार आ चुका था। वह अपने उसी कमरे की चारपाई पर अखबार फैलाकर पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ गया। दुपल्ले किवाड़ के दोनों पल्ले खुले हुए थे। एक पर चिड़ा बैठा हुआ था, दूसरे पर चिड़ी बैठी हुई अपनी चोंच को बार बार किवाड़ से रगड़े जा रही थी। चिड़ा गर्दन फुलाकर ची ची करे घूमर घालता तो चिड़ी उत्साह में चहचहाने लगती। चिड़े का हौसला बढ़ाती। बमुश्किल इंच भर से भी कम मोटाई के उस किवाड़ पर उनका संतुलन किसी कुशल नट नटनी से कम नहीं था। आदमी देश दुनिया की थोथी खबरों को दिल और दिमाग से अब दूर कर चुका था। चिड़ी की पीठ पर चिड़े का संतुलन उसे उजास से भरता जा रहा था। वह एकटक उन्हें देखता हुआ अपना भौतिक वजूद खो चुका था। औरत ने एकाएक उसे चाय का प्याला थमाते हुए कहा, चाय। वह हड़बड़ाया। चाय का कप पकड़ते हुए उसने पत्नी से कहा, देखो तो। क्या है? अरे चिड़ा चिड़ी, वो सामने किवाड़ पर। पत्नी ने देखा तो चिढ़ गई। सुबह सुबह ऐब दिखाते शर्म नहीं आती? लोग सुप्रभात की बेला में भगवान का नाम लेते हैं। एक तुम हो कि रोज रोज इनकी बेशर्माई देखते रहते हो। इन्होंने तो हद कर रखी है। अरे नाती पोते वाले हो, कुछ तो लाज शर्म रखो। आदमी की चाय में अब नीम की कड़वाहट उतर आई थी। चिड़ा चिड़ी का खेल अब चरम पर था। आदमी ने अपना किताबी ज्ञान झोंका। ये एक नई सृष्टि की रचना करने में साधना रत हैं। नए सृजन का सृजन करता ही भगवान है। मैं तो रोज दर्शन लाभ लेता हूँ। ये मेरी सोच रोज रोज कसम के संग संग यहाँ मौज करे। घेसुआ और इनके छेरों की गंदगी मैं साफ करूं? यादारी की बांधी नहीं आई मैं। औरत ने एक तरफ रखा झाड़ू उठाया और गुस्से में लक्ष्य कर ताकत से फेंका। चिड़ा चिड़ी सतर्क थे। फुर्र से उड़े और बाड़े की नीम की सबसे ऊंची फुनगी पर जा बैठे। जोर जोर से ची ची कर और भी चिढ़ाने लगे। मेरी सोच कल आइयो तू तो और तेरे खसम को मजा नहीं चखाया तो मेरी भैंस मरे। घेसुआ तो मरे भी नहीं धरने दूं। रोज नए नए खसम लाके यहाँ गुणा करेगी चिनार। औरत की बड़बड़ाहट सुबह सुबह धरती के इस छोर से उस छोर तक सुनी जा सकती थी। आदमी अपने कान दबाए रहा। आदमी अब तक की जिंदगी में औरत के कई रूप देख चुका था। कमबख्त 4 दिन महानगर क्या रह आई, बातें बनाना सीख गई। अगर मगर से नीचे उतरती नहीं है, और जब उतरती है तो गंवई गंध उसके पोर पोर से फूटने लगती थी। काम का बढ़ता बोझ था या कि बढ़ती महंगाई में बढ़ता खर्च था, वह हमेशा चिड़चिड़ाती रहती। इतने सवाल पूछती कि आदमी जवाब देता देता पसीना पहुंचने लगता। ये अंतिम मार्च की एक भरी दोपहर थी। आदमी काम से लौटकर अपने उसी कमरे में आराम करने का मंसूबा बांधे हुए बिजली आने का इंतजार कर रहा था। खाना? औरत ने रोज की तरह पूछा। अरे लंच टाइम में एक साथी के साथ कुछ खा लिया था। कुछ तो खा लो या पी लो, चाय या नींबू पानी। अच्छा, नींबू पानी बना लो, गर्मी है। आदमी ने औरत के चेहरे को गौर से पढ़ा।
आज उस चेहरे पर असीम शांति थी, ऐसी शांति जिसमें कोई बड़बड़ाहट और चिड़चिड़ाहट दूर दूर तक नहीं थी। आज वह कुछ अतिरिक्त सावधानी से सजी और संवरी हुई थी। आदमी ने देखा कि दक्षिण दिशा वाली ताक पर चिड़ा मुंह फैलाए बैठा है और उत्तर दिशा वाली ताक पर चिड़ी बार बार खुन्नस में ताक से अपनी चोंच रगड़े जा रही थी। औरत रसोई में नींबू पानी बनाने में उलझी हुई थी। आदमी चिड़ा और चिड़ी को गौर से देखे जा रहा था। लो, औरत ने नींबू पानी से भरा गिलास आदमी की ओर बढ़ाया। आदमी ने अंदाजे से गिलास पकड़कर एक भरपूर घूंट ली। औरत ने चारपाई पर उसके पास बैठते हुए अपना गिलास एक सांस में खाली कर पूछा, कहाँ खोए हो? वो देखो, आदमी ने अलग अलग दिशा में ताकों पर बैठे चिड़ा चिड़ी की ओर इशारा किया। अरे दिमाग चल गया तुम्हारा तो, अभी इस उम्र में जी नहीं भरा? औरत ने मुंह बनाकर एक नजर ताकों पर बैठे चिड़ा चिड़ी की ओर देखकर कहा। चिड़ा गर्दन फुलाकर अपनी वाली ताक पर कभी इधर से उधर नाचता, कभी ताक पर जोर जोर से चोंच रगड़कर ची ची करता। सामने की ताक पर बैठी चिड़ी प्रत्युत्तर में पंख फड़फड़ाती हुई ची ची कर अपने पास आने का मादक आमंत्रण देती। आदमी और औरत को अब इस रूसा मटकी के खेल में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। बेटा, इसकी गरज होगी तो खुद आएगी तेरे पास, तुझे नहीं जाना, आदमी ने चिड़े से कहा। अरे इसकी क्या गरज जो आएगी, और कब तक आएगी? मैं कहती हूँ ये मर जाएगी लेकिन जाएगी नहीं। औरत का स्वर अब खुरदरा होने लगा था। तुझे क्या लेना देना बीच में? रोज सुबह तो इसे मारने दौड़ती रहती है, बार बार इसका घोंसला बिखेर देती है। आदमी को चिढ़ होने लगी थी। और तुम्हारी क्या रिश्तेदार है ये? औरत का स्वर अब तीखा हो चला था। कुछ भी हो, ये चिड़ा इसके पास नहीं जाएगा, चिड़ी भी नहीं जाएगी, काट लो जो काटना है। चिड़ी अपनी जगह से जरा भी उड़ान लेती तो औरत का टेंटुआ सूखने लगता, और यही हाल आदमी का होने लगा था। देख बेना, अब तक की करतूत मेरी माफ करियो। औरत ने बाकाई हाथ जोड़कर चिड़ी से माफी मांगी। चिड़ा चिड़ी का हल्के से पंख फड़फड़ाना उन दोनों के दिल की धड़कन बढ़ा देता। शर्त लगा लो, हटे जाको पन घटे। औरत ने ताल ठोकी। चिड़ी ने पंख फड़फड़ा कर खोले और जैसे ही एक छोटी उड़ान भरी कि आदमी का मुंह उतर गया। कमबख्त, नमक हराम, दगाबाज, मैं कितने दिन से तुम्हारे पक्ष में लड़ता आया हूं, सोचा तूने? जा हरामखोर, जा, खूब जा, चाट ले उसको। आदमी पगलाई हालत में अंट संट बकने लगा, मगर चिड़ा चिड़ी के पास गया नहीं। कमरे का एक चक्कर लगाकर वापस अपनी जगह पर लौट आया था। उफ, आदमी को जैसे जीवन मिल गया। औरत ने खा जाने वाली नजरों से पहले चिड़े को देखा, फिर आदमी को घूरा। आदमी की आंखों में पुरुषत्व का दर्प नजर आया। औरत हिस्टीरियाई अंदाज में हिली, हाथों को पंखों की शैली में हिलाया और फुर्र हो गई। आदमी को उसकी आवाज दूर धरती के छोर से आती हुई महसूस हो रही थी। सुन भेड़ा, तेरी हार सिर्फ तेरी नहीं, इस धरती की हार है। धरती हार गई तो प्रलय होगी। तू चाहे मेरी अंगिया में घेंसुआ बना ले, चाहे मेरे घाघरे में अंडा दे ले, पर हार ना मत। आदमी औरत की बात सुनकर हतप्रभ था। सदियों तक हारते जाने की टीस औरत की आंखों में बहने लगी थी। आदमी अब विसन्न था। बात इस हद तक पहुंच जाएगी उसे कभी अंदाजा नहीं था। लेकिन हार तो उसे भी पसंद नहीं थी, और औरत को एहसान और सहानुभूति से सख्त चिढ़ थी। मार्च की उस गर्म दोपहरी में उस कमरे में होने को तो 4 प्राणी ही थे, मगर 2 प्राणी वहां होते हुए भी अनुपस्थित थे। औरत और आदमी कब कौन से क्षणांश में चिड़ा चिड़ी में तब्दील हुए होंगे, किसी को एहसास तक नहीं। ठीक उसी क्षण मैंने उस कमरे में प्रवेश किया। आदमी से मुझे एक जरूरी खबर साझा करनी थी। मैंने देखा आदमी और औरत एक चारपाई पर बुत बने बैठे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। वो मेरी उपस्थिति से बेखबर थे, जबकि मैं उनके ऐन सामने कुर्सी पर बैठ चुका था।
आदमी का टेबल पर रखा स्मार्टफोन लगातार बज रहा था। चिड़ा जोर से ची ची की टेर लगाकर चिड़ी के पास जा चुका था। दोनों एक दूसरे की गर्दन में चोंच फंसाए मगन थे। मुझसे यह दृश्य देखा नहीं गया। मैं वहां से तुरंत खड़ा होकर बाहर निकला। आखिर मैं भी तो एक पुरुष हूं। धन्यवाद दोस्तों। ये एक कहानी थी, इसमें चिड़िया कैसे उड़े, इस संग्रह में और बहुत सारी अब अगर उस तरह से बात की जाए तो बहुत सारी कहानियां, दो बहनें हैं, कसाई हैं, पीपल के फूल हैं। मुझे उम्मीद है आपको कहानी आपको ठीक तरह से, सबसे पहली बात तो यह है कि आप, मुझे ये अंदाजा नहीं लग रहा आप ठीक तरह से सुन पाए होंगे या नहीं सुन पाए होंगे। पहली बार फेसबुक लाइव है तो मुझे तो बड़ा हिचक सी और संकोच सा हो रहा है कि भाई किस तरह से क्या होगा, और सुमेर ने मदद की तो ये सब संभव भी हुआ। हाँ, सोनू चौधरी जी, रोचक कहानी। राम कुमार सिंह भाई नमस्ते। नीलमा शर्मा जी और सुरेंद्र सिंह जी और नवीन चौधरी जी भी अब नजर आ रहे हैं। सही भाई, मैं इस कहानी संग्रह में एक कहानी और है जिसका जो शीर्षक कहानी है, इसकी जिस शीर्षक से कहानी है, संग्रह है, सॉरी, दो बहनें आप सभी जानते हैं, दो बहनों की कहानी है। और दो बहनों का उसमें प्यार भी है, तकरार भी है, और उनकी ठसक भी है, और उनके तमाम तरह के जो ग्रामीण हास्यबोध के जो टंटे रहते हैं, अपन एक तरह से उनको ये कह सकते हैं, वह है। लेकिन बड़ी वो व्यंग और हास्य में एक दूसरे के प्रेम को व्यक्त करती हैं। जब लड़ती हैं तो उनका जो अपना, जैसे हर आदमी की हर तरीका है, स्टॉक है क्या आपके पास? शरण सिंह जी सही कहा। अरे राम कुमार सिंह जी, कहानियों का स्टॉक बहुत है यार। आप कहें तो और पढ़ दें और पढ़ दें और पढ़ते रहें, ऐसा लगा जिंदगी में पूरी बने कहानियों के लिए हैं भाई। और शीर्षक कहानी दो बहनें, जिस पर विशाल भारद्वाज जी ने पटाखा शीर्षक से फिल्म बनाई थी। और वो मुझे पता नहीं, खैर मैंने फिल्म देखी लेकिन दर्शकों को उसका रेस्पॉन्स ठीक ही लगा। और उसी में एक गाना है, एक जो आपने, अगर जिन भाई लोगों ने या जिन दर्शकों ने फिल्म देखी होगी, एक तेरो वलमा एक मेरो वलमा, हमारे एक लोकगीत यहाँ चलता है, और उसी लोकगीत के पर आधारित है वो गाना। दो बहनें जब बन रही थी तो उसको पहले यहाँ रोंसी में ही शूट करने का निश्चित किया था कि भाई हम जब शूटिंग करेंगे, क्योंकि उसकी जो लोकेशन थी, जिस तरह का बैकग्राउंड था, जिस तरह की भाषा की तो कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं भी शूट करें आप, ये तो उनको ऊपर डिपेंड करता है, लेखक, डायरेक्टर और एक्टर के ऊपर। बाकी जो लोकेशन थी, जिस तरह का हमारा घर है, गांव है, लेकिन गर्मियां इतनी हो चुकी थी कि बहुत ज़्यादा वो फिल्म पर माउंट आबू में शूट करनी पड़ी। उससे एक सबसे बड़ी बहुत अच्छी चीज़ ये मुझे ये लगी कि विशाल जी जैसे आदमी जो इतने पढ़ाकू हैं, भयंकर पढ़ाकू हैं, वो आदमी, उनके जब वहाँ गए थे तो उनकी हर कमरे में किताबें, हर कमरे में किताबें, हर कमरे में किताबों के अलावा भी बहुत सारी संग्रह, जो देसी और विदेशी या हर भाषा के, यहाँ तक कि दो बहनें कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम चरण सिंह पथिक। मैं आपसे मुखातिब हूँ, सॉरी, आपने सही पूछा जय भगवान भारद्वाज जी, कि मैं अपना नाम बताना ही भूल गया यार। मैंने समझी लोग पहचानते होंगे हैं, और ये बड़ी विडम्बना है कि हिंदी के लेखकों को बहुत कम लोग पहचानते हैं। कोई एक्टर वैक्टर होते तो पहचान भी लेते। तो जब वो फिल्म का ये हुआ तो विशाल जी बहुत हंसे कहानी को पढ़ के, और उनको लगा कुछ बन सकता है, एक ऐसी फिल्म जो बहुत रूरल एरिया की हो और जिसमें हंसी हो और कुछ बात कहने के लिए भी हो। और अभी जब विशाल जी पढ़ते तो मैं बड़ा ताज्जुब करता था। उनके वहाँ पे हंस का अंक रखा हुआ था, कथा देश के भी अंक, समकालीन भारतीय साहित्य का भी अंक, और बहुत सारे नए लेखकों की किताबें वो खरीद खरीद कर पढ़ते हैं। उनकी एक खासियत है, कुमार भगत कह रहे हैं सर लास्ट पेज प्लीज। हाँ तो यार अब कैसे होगा, चूंकि
लास्ट पेज। मैं तो चाहता हूं कि आप किताब खरीदें और पढ़ें। देखो, राजकमल प्रकाशन से दो बहनें, लास्ट पेज मैं चाहता हूँ पूरा किताब, दो बहनें, बहुत शानदार कहानी। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, मैं कोई टिंडे टमाटर तो बेच नहीं रहा भाई कि भाई, और मैं, मेरा कोई काम भी नहीं है, ये काम प्रकाशक का है किताबें बेचना। और मैं ये कह रहा हूँ कि खुद मैं आपसे वो कह रहा हूँ कि कहानियां अच्छी हैं। आप जो भी कहानी पढ़ोगे, आप कोई भी कहानी, कहीं से भी कोई सा भी प्रश्न उठाओगे तो मैं लेखनी से पहचान बनती है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अब तो दो महीना शानदार किताब है सोनू जी, आपने पढ़ी है, और पूरा संग्रह ही शानदार है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम शूटिंग कर रहे थे दो महीने की माउंट आबू पर, तो एक, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि बहुत देर से एक जो लास्ट का सीन है, क्लाइमैक्स शूट हो रहा था, विजयराज मतलब भाषा पे किस तरह, इस तरह से काम किया जाता है। एक डायरेक्टर हर शब्द को देखता है, किस तरह से देखता है। और यहाँ जब रौसी में उनकी वर्कशॉप हुई थी दोनों की, सानिया मल्होत्रा और राधिका मदान की, तो 1 घंटा सिर्फ उनका जो चल, बाकी तो बहुत टाइट शेड्यूल रहता था, सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक, बीच में खाना भी, नाश्ता भी, 1 घंटा सोना भी। लेकिन सबसे बड़ी खास बात है कि भाषा पे किस तरह काम किया जाए। नमस्कार रोहिणी जी। और सब भाषा पे ये था, विशाल जी का कहना था कि भाषा इनकी इतनी सुधर जानी चाहिए और घुल मिल जानी चाहिए कि गांव की औरत और गांव की लड़कियां, और इन दोनों में कोई फर्क कोई भी महसूस ना हो बोलते वक्त, या इनके हाव भाव से, या इनके चाल ढाल से। तो वो इतनी रम गई थी यहाँ पर। उन्होंने अपने घर बांट लिए थे, कंडे थापे, झाड़ू लगाया, रोटियां बनाई, पानी लाई, सारा काम किया जो औरतें करती हैं। और बहुत सहजता से, थोड़ी बहुत झिझक शुरुआत में जो होती है, सबको होती है, लेकिन एक उनके अंदर एक वो था, जज्बा था कि भाई। और भाषा पे मैं उनका 1 घंटा, इसी हमारी शर्त ये थी, शर्त ऐसी कोई शर्त नहीं थी भाई लिखित में कोई शर्त हो, पर ये थी कि जो भी ये फिल्म बनेगी, ये पूरी राजस्थान की एक भाषा है। अब ये कहाँ जा रहा हो, क्या कर रहा है, रोटी खाई कि नहीं खाई, ये इस तरह की जो भाषा है, बाप खानी, बहुत सारे शब्द आते हैं उसमें। तो ये इसी भाषा में बनेगी मतलब। और उसका पूरी तरह से उन लोगों ने सीखा, पालन किया, उसको अडॉप्ट किया उस भाषा को। यहाँ रह के 7 दिन जब उन्होंने वर्कशॉप की थी, तो उन्होंने जरा भी, मुझे नहीं लगा कि उनकी तरफ से कोई लापरवाही, जो आदमी हम अक्सर कर देते हैं, बहुत सारी चीजों में कर देते हैं, हाँ सीख लेंगे यार, क्या लगा, भाषा तो है, या कि ये डायरेक्टर जाने अपन क्या वो जैसे कहेगा बोलने के लिए। लेकिन विशाल जी की खासियत है कि विजयराज जी जब एक डायलॉग, लंगड़े लूली, लूला लंगड़ा, तो अपनी जो बोल चाल में आता है कि लूला लंगड़ा, तो अरे लूली लंगड़ी है जाएगी, तो वो बार बार में एक शब्द को इधर उधर कर रहे थे, तो बार बार में रीटेक हो रहे थे। उन्होंने कहा विजयराज जी आप क्या कर रहे हैं यार, क्योंकि ये जो कहानी है, या कोई भी कहानी हो या कोई भी फिल्म हो, भाषा के साथ हम कैसे बर्ताव करें, ये अगर हम एक शब्द को ही ऊपर नीचे करेंगे, तो भाषा की जो खूबसूरती है या उसकी जो खनक है, चाहे वो अर्थ में बदलाव हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई, क्योंकि दर्शक समझ लेता है, श्रोता समझ लेता है आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी बोलते वक्त उसकी जो खूबसूरती है वो खत्म हो जाती है। वो डिलीवरी तो 5-7 कट मतलब रिटेक उन्होंने लिए उसी में, चूंकि वो समझ रहे हैं हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन अंततः वो गलत बोलते थे विशाल जी की नजर में। और इतने सहज रूप में अपने किसी भी एक्टर को ये बताना, ये कभी चिड़चिड़ाना नहीं सेट पे कि यार क्या आप कैसे कर रहे हैं, आप अच्छे नहीं कर रहे। हाँ मैं तो भाई नमस्कार, और राजेंद्र शर्मा जी बिल्कुल नमस्कार। मैं तो कोई पटाखा फिल्म के अंतर्गत से लगता है कि आप कालजयी लेखक हैं। कालजयी तो नहीं है यार, काल से तो लड़ रहे हैं, कोरोना के काल में इस कोरोना से बचें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बस इसी से लड़ रहे हैं। और मेरे को तो लगता नहीं है कि ये बहुत रचनात्मक इस तरह के काम के लिए मैं तो पहली बार फेसबुक लाइव पाया हूँ। लोग आते रहते हैं रोज, जैसे हमारे यहाँ पर्यटक जयपुर में आते रहते हैं। तो मैं
उस तरह से नहीं आ पाया। मेरे को तो ये डर लग रहा था। सुमेर ने तब कहा, भाई मैं तो जानता ही नहीं हूँ यार, कैसे आऊंगा। तो उन्होंने कहा, सर मैं बता दूंगा सब किस तरह से आना, ये इसकी चिंता मत करो आप, तो बस आ जाना एक बार। तो ये गांव में लाइट नहीं है, अब लाइट आई है थोड़ी देर पहले। तो मैंने कहा यार ये बंद कमरे में गांव में डिस्टरबेंस भी बहुत होता है, कभी कौन आ रहा है, कोई अरे भाई क्या कर रहे हो, अच्छा क्या ये क्या हो रहा है, ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई। तो बहुत सारी डिस्टरबेंस में होता है। और आप जानते हैं कहानी पढ़ने के लिए मुझे पता नहीं आप मैं कैसा पढ़ पाया, मुझे पता नहीं चलता इस तरह से। लेकिन एक एक कहानी और इसमें जो बहुत अच्छी, मैं उसकी सिफारिश आपसे करूंगा, पीपल के फूल का भी आप संग्रह पढ़ें। ये दो बहनें, और उसमें एक बहुत अच्छी कहानी है। एक यूँ कहानी सभी अच्छी हैं। हम अगर फिल्मों की दृष्टि देगा, कसाई पे जो कसाई फिल्म गजेंद्र श्रोत्रिय जी ने बनाई है, मीता वशिष्ठ, रवि झांकल, मयूर मोरे को लेके, वो भी बहुत अच्छी कहानी है। एक कहानी और बहुत सभी कहानी ऐसी हैं कि आप जो गांव का, मुझे पता नहीं, लोग कहते हैं गांव के लोग गांव को खोद खोद के खा रहे हैं। हम कभी कभी जो मजाक करते हैं हमारे राम कुमार दोस्त हैं, बहुत अजीज मित्र हैं, तो हमारे यहाँ भाई, अब मैंने कहा हम तो जहाँ के हैं वहाँ की भाषा लिखेंगे, वहाँ की चीजें लिखेंगे, और वही एक मौलिकता रहती है हर आदमी की, मेरी नहीं सबकी। महानगर का आदमी महानगरी की कहानी लिखेगा, और जहाँ जिस अंचल से आदमी आता है वहाँ की कहानी लिखेगा। कहानियां तो एक जैसी होती हैं, एक जैसी कहानी होती है, जिंदगी एक जैसी चलती है। गरीब गरीबी की तरह भुगतता है, औरतें सब जगह प्रताड़ित हैं, तो वो चाहे लंदन चले जाओ, चाहे हिंदुस्तान के किसी गांव में चले जाओ, चाहे मुंबई चले जाओ, उनकी थोड़ी जो उनका थोड़ा स्वरूप अलग हो सकता है, उनकी थोड़ी और प्रताड़ित के तरीके अलग हो सकते हैं। बाकी तो कहानियां कभी मरती नहीं है, एक कहानी अधूरी रहती है, तो अधूरापन आगे के सृजन के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई आदमी, कोई लेखक ये दावा करे कि मैं मुकम्मल लेखक हूँ, मैंने जो लिख दिया वो कोई लिख नहीं सकता। तो मुकेश जी की आवाज में जो गाना है कभी कभी फिल्म का, कि वो पता नहीं, मैं तो लाइन भूल गया, बहुत आएंगे गाने वाले हम जैसे, मतलब या लिखने वाले। और यही कहानी की खूबसूरती होती है मित्रों। मैं चाहता हूँ हर कहानी अधूरी रहे, हर आगे आने वाले को मौका मिले उससे आगे कहानी सुनाने के लिए। ये सृजन का एक पहलू है और एक आयाम है। तो मैं आपसे ये कहने वाला था कि मजदूर बेचारे पैदल घर पहुंचते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें सब